हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सिद्धार्थ पांडे एक बार फिर से बालाजी लॉ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए सेगमेंट के साथ फिर से उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल जज का जो एग्ज़ाम है वो प्रपोज हो चुका है और 20 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा। तो रहे सहे आपके पास केवल और केवल 1 महीने का टाइम है। इसी में आपको बेयर एक्ट्स की रीडिंग भी करनी है थॉर्डली जाके, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत ना हों। आपके नोट्स भी आपको रिवाइज करने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो चलिए, एक डाउट तो मैं आपकी क्लियर करता हूँ। मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा छत्तीसगढ़ सिविल जज के प्रीवियस ईयर के पेपर, आप सभी से डिस्कस करूंगा। तो छत्तीसगढ़ प्रीवियस ईयर या किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर तैयारी जिस फील्ड में कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करें, जिससे कि आपको एक पैटर्न मिले कि किस पैटर्न में उस स्टेट का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, यानी कि उस स्टेट के क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी में घुसना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास इस वक्त एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, जिसके माध्यम से आप जो है छत्तीसगढ़ सिविल जज के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ सिविल जज हो या एमपी सिविल जज हो, यूपी सिविल जज हो, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, कहीं का भी हो, जब तक आप उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको उस क्वेश्चन का लेवल पता नहीं चलेगा कि किस क्वालिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उस एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट या कह लीजिए कि सबसे अच्छा प्रॉफिट जो है वो ये होता है कि हर एक एग्जाम में 10% से लेकर 25% तक वही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं हर साल पूछे जाते हैं। और ये एक तरीके का, जैसे दूध के ऊपर से आप मलाई छान के निकाल लीजिए, ये वही तरीका होता है कि 10 साल का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 25% की तैयारी जो है वो आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। ज़्यादा ही मान लीजिए, मैं तो कम ही कह रहा हूँ, ज़्यादा ही इसको लेके चलिए, लेकिन मिनिमम 25% आपका जो है वहाँ पे तैयारी कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं आपके प्रीवियस ईयर की तरफ और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि छत्तीसगढ़ सिविल जज 2022 में क्वेश्चन पेपर का स्तर क्या था, इसको हम देखेंगे बारीकी से। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत पंदम करार यानी कि बाजी के करार, जो आप लोग बैट वगैरह लगाते हैं, बाजी का करार कैसा करार माना जाता है? तो ऑप्शन ए है सोनेकर्णी माना जाता है, ऑप्शन बी शून्य माना जाता है, ऑप्शन सी लोकनीति माना जाता है, या ऑप्शन डी वैध माना जाता है। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर है बी, शून्य माना जाता है। और इसके लिए हमें देखना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 30 जब हम देखेंगे तो वहां पे आपको बाजी युक्त या पंदम युक्त करार मिलेंगे। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक अभिकरण यानी कि एजेंसी जो है वो समाप्त हो जाती है जब कौन कौन सी कंडीशन है? ए ऑप्शन कहता है कि स्वामी अपना अधिकार वापस ले लेता है, तब समाप्त हो जाती है। दूसरा कहता है स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, या फिर वो विकृत चित्त हो जाता है। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिलेगा, यानी कि वो पागल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तीसरा, स्वामी दिवालिया घोषित हो जाता है, या चौथा उपर्युक्त सभी। इसमें एक पॉइंट और है, 3 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। और एक पॉइंट ये है, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 201 को देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, धारा 201 जो है वो अभिकरण के समापन की बात करती है। तो 201 जब देखेंगे तो वहां एक ऑप्शन आपको और मिलेगा कि जब आप
एजेंसी के कारोबार पूरे होने की स्थिति में, यानी कि जब एजेंसी का कारोबार जो चल रहा था आपके बीच वो पूरा हो जाता है और स्वामी अपना अधिकार वापस ले लेता है, तब भी समाप्त हो जाता है। स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दोनों में से कोई एक पागल हो जाता है, और सी पॉइंट दिवालिया घोषित हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन जब धारा 201 पढ़ेंगे आप तो वहां पे मिलेगा, तीनों ऑप्शन जो है वो संविदा के अभिकरण के समापन की बात करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए बी के साथ संविदा करता है, इस संविदा में बी कपट का दोषी है। ए अब क्या होगा? ऑप्शन ए संविदा का विखंडन कर सकता है किंतु मुआवजा प्राप्त नहीं कर सकता, बी केवल मुआवजा प्राप्त कर सकता है, सी संविदा का विखंडन कर सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, संविदा का विखंडन कर सकता है और मुआवजा प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा को परिभाषित करती है। तो संविदा की परिभाषा के बारे में जब हम देखेंगे तो हमें मिलेगा सेक्शन 2H में संविदा की परिभाषा जो है वो मिलती है, और संविदा की सेक्शन 2H में लिखा है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही जो है कि संविदा कहलाती है। तो सबसे पहले संविदा होने के लिए फर्स्ट कंडीशन जो है वो प्रस्ताव, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या न करने के लिए प्रस्ताव रखता है, और दूसरा व्यक्ति जो है इस आशय से रखता है, पहला व्यक्ति प्रस्ताव कि दूसरा व्यक्ति जो है वो उस कार्य को करने या न करने की अपनी मनोदशा को संज्ञापित करे उस व्यक्ति को। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया या मना कर दिया तो ऐसे कंडीशन में वो 2B डिफाइन करेगा स्वीकृत के लिए, और जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वचन बन जाता है। उसको वचन की भी परिभाषा जो है 2B में बताई गई है। इसके बाद आएंगे 2C। तो 2C में वचनदाता या वचनग्रहीता के बारे में बताया गया है कि वचनदाता कौन है, वचनग्रहीता कौन है। जो वचन दे रहा है वचनदाता है, जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो वचनग्रहीता है। इसके बाद 2D देखेंगे तो 2D प्रतिफल की बात करती है कि हर एक वचन या वचनों का संवर्ग जो है वो करार कहलाती है, और करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय 2H में होती है तब जाके वो जो है संविदा का रूप धारण कर लेती है। तो कहने का मतलब 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है। इसके लिए जब हम डेली क्लासेस में देखेंगे तो वहां पे सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो कहने का आशय यह है कि 2H की परिभाषा देखेंगे तो विधि द्वारा जो प्रवर्तनीय करार है वही संविदा कहलाती है। विधि द्वारा प्रवर्तनीयता के लिए हमें सेक्शन 10, 11, 12 इन सब का भी सहारा लेना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति सक्षम है, ये सेक्शन 10 बताती है। 11 कहती है कि कौन कौन व्यक्ति संविदा कर सकते हैं, नहीं, धारा 10 बताती है विधि की प्रवर्तनीयता के बारे में, और धारा 11 कहती है कि कौन व्यक्ति सक्षम है, और 12 जब देखेंगे तो वो विकिचित व्यक्ति की सक्षमता के बारे में बताती है। तो वो सब हम डेली बेसिस क्लासेस में देखेंगे। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कहता है संविदा की न्यायिक अवधारणा में शामिल है, क्या शामिल है? प्रस्तावना और अनुमति, बी प्रतिफल और प्रपीड़न, सी सहमति और बाध्यता, और डी स्वतंत्र सहमति और सक्षमता। तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि सहमति और बाध्यता की बात करता है। बिल्कुल, सहमति और बाध्यता जो है वो संविदा की न्यायिक अवधारणा में शामिल होती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 बात करता है निम्न में से कौन सा एक वैध संविदा का आवश्यक घटक है। तो ऐसा कौन सा घटक है जो आवश्यक है वैध संविदा के लिए? ए कहता है पक्षकारों के मध्य सौदेबाजी की शक्ति में समानता, बी सामाजिक और आर्थिक दबाव जो कि पक्षकार प्रकट करता है, सी एक पक्षकार का दूसरे पक्षकार के ऊपर अधिशासन, या डी पक्षकारों की सक्षमता तथा अनुबंध की शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पक्षकारों की सक्षमता तथा अनुबंध की शक्ति। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बात करेंगे टेलीफोन के माध्यम से प्रतिग्रहण स्वीकृत की संसूचना संपूर्ण मानी जाती है जब प्रतिग्रहण प्रतिग्रहण यानी स्वीकृत को फोन पर कहा जाता है, बी प्रतिग्रहण प्रस्तावकर्ता के ज्ञान में आ जाती है, सी प्रतिग्रहण को प्रेषण के अनुक्रम में रख दिया जाता है, या डी वचन ग्रहीता जो भी आवश्यकताएं हैं पूरा कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रतिग्रहण प्रस्तावक के जब ज्ञान में आ जाती है तो जो है वो टेलीफोन के माध्यम से दी गई संसूचना
पूर्ण मानी जाती है। देखिए, आप लोग बिल्कुल 1 घंटे तक कहीं हिलिएगा नहीं, क्योंकि आपको जो भी चाहिए पेन, कॉपी, पेंसिल, हाइलाइटर और स्टिकी नोट, सारी सामग्रियां आप लेके बैठिए। 1 घंटे तक आपको कहीं भी हिलना नहीं है, पूरे एनर्जी के साथ आप लोग लगे रहिए। 1 घंटे के अंदर हम सारे 100 क्वेश्चन जो 2022 में आए थे छत्तीसगढ़ के, उसको सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े पोस्ट पे जाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी बेहद आवश्यक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहती है, वी प्रकृति को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत में स्थापित किया गया। तो वो कौन सी धारा है जिसमें वी प्रकृति को स्थापित किया गया है? सेक्शन 25, ऑप्शन ए कहता है सेक्शन 25, बी सेक्शन 29A, सी सेक्शन 217 या डी सेक्शन 212। तो ऑप्शन ए सेक्शन 25 कहता है, वी प्रकृति को परिभाषित करता है, जो कि आबकारी अधिनियम 1915 में बताया गया है। सेक्शन 9 भी एक्साइज एक्ट से है। मादक द्रव्यों के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास किसके द्वारा मंजूर किए जा सकेंगे? पहला, ए एक्साइज कमिश्नर, बी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, सी कलेक्टर या डी ऑफिस अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है सी कलेक्टर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 बात करती है लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किए जाने संबंधी प्रावधान। ये भी एक्साइज एक्ट का है, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट से ये भी क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन है ए सेक्शन 18, बी सेक्शन 21, सी सेक्शन 24 या डी सेक्शन 23A। राइट आंसर सेक्शन सी 24। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, डिस्टिलियरों या और भंडागारों की स्थापना या अनुज्ञापन हेतु मंजूरी देने के लिए कौन प्राधिकृत है? यानी कि किसको शक्ति है जो इन भंडागारों या डिस्टिलरियों के लिए स्थापना या अनुज्ञापन हेतु मंजूरी दे? ऑप्शन ए कलेक्टर, बी एक्साइज इंस्पेक्टर, सी एक्साइज कमिश्नर या डी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर है एक्साइज कमिश्नर। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन 12 पे। कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा की बिक्री हेतु लाइसेंस देने के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? किसका अथॉराइजेशन चाहिए कैंटोनमेंट क्षेत्र में मदिरा की लाइसेंस हेतु? तो ए कहता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी केंद्र सरकार, सी रक्षा सचिव या डी कमांडिंग ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर है डी कमांडिंग ऑफिसर। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13, अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस के प्रारूप और शर्तों से संबंधित प्रावधान है, कहां बताए गए हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 28A, ऑप्शन सी 29 या ऑप्शन डी 30। तो ऑप्शन 28 राइट आंसर है इसका। इसके बाद हम आएंगे 14, क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मंजूर की गई लाइसेंस का कोई भी धारक अपनी लाइसेंस को सरेंडर किसको कर सकता है? तो ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी एक्साइज कमिश्नर या डी कलेक्टर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है कलेक्टर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बात करती है स्थावर संपत्ति को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत में परिभाषित किया गया है। यानी कि किस धारा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के किस धारा में स्थावर संपत्ति को परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन ए 25 सेक्शन 25, ऑप्शन बी सेक्शन 26 या ऑप्शन सी सेक्शन 210 या ऑप्शन डी सेक्शन 29। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 26। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन 16 की। 16 कहता है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 16A को जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया? ए ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2004 या ऑप्शन डी 1998। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2001। इसके बाद हम आएंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। बात करती है रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पूर्व जांच से संबंधित प्रावधान है, कहां बताया गया है प्रावधान? तो ऑप्शन ए सेक्शन 32, ऑप्शन बी सेक्शन 32A, ऑप्शन सी 34 या फिर ऑप्शन डी 35। तो राइट आंसर है 34। इसके बाद हम आते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहती है जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो तो रिक्ति भरने तक किसे
किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल, ऑप्शन सी रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक, या ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश। तो इसका आंसर जो है 18 का आंसर है ऑप्शन सी रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 बात करती है निम्न में से किस दस्तावेज को किसी भी समय उपस्थापित या निक्षिप्त किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसको किसी भी समय उपस्थापित या डिस्पोज किया जा सकता है? तो वो दस्तावेज है ऑप्शन ए स्थावर संपत्ति का दान, ऑप्शन बी मुख्तारनामा, ऑप्शन सी वसीयत या बिल, ऑप्शन डी स्थावर संपत्ति का विक्रय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वसीयत या विल को आप कभी भी प्रेजेंट या डिस्पोज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बात करती है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के खाली स्थान डैश 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 में निष्पादित और साक्ष्यों की उपस्थिति प्रवर्तित कराने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऐसा प्रावधान कहां दिया गया है? ऑप्शन ए पार्ट 6 में, ऑप्शन बी पार्ट 7, ऑप्शन सी पार्ट 8, या ऑप्शन डी पार्ट 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 7। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 बात करती है विलंब से परिवाद प्रस्तुत करने पर विलंब माफ करने का प्रावधान है, कहां बताया गया है? तो ये बात करती है ऑप्शन ए सेक्शन 147, ऑप्शन बी सेक्शन 142, ऑप्शन सी सेक्शन 141, या ऑप्शन डी सेक्शन 140। तो विलंब 42 142 में विलंब को परिभाषित विलंब से माफी के लिए जो है आप परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बात करती है परिक्राम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 31 के अंतर्गत ऊपरवाल का दायित्व के प्रति होगा, किसके प्रति होगा? ऑप्शन ए लेखीवाल, ऑप्शन बी धारक, ऑप्शन सी सम्यक अनुक्रम धारक, या ऑप्शन डी अदाता। तो इसका राइट आंसर है लेखीवाल। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। लेखीवाल ऊपरवाल के दायित्व के प्रति होगा धारा 31 के अंतर्गत उसका दायित्व। इसके बाद हम आते हैं धारा 23। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। 23 बात करती है शोध राशि के भाग के लिए पृष्ठांकन संबंधी प्रावधान कहां बताए गए हैं? सेक्शन 53, 54, 55 या 56। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 56। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। आदेशानुसार देय वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक धारक द्वारा परिक्रामित होता है। धारक द्वारा डैश 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 परिक्रामित होता है। पृष्ठांकन, ऑप्शन ए पृष्ठांकन, बी परिधान, सी पृष्ठांकन और परिधान, या डी पृष्ठांकन अथवा परिधान। तो इसका राइट आंसर है पृष्ठांकन और परिधान, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। खोए हुए विनिमय पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार वर्णित है, कहां वर्णित है? सेक्शन 44, 44A, 45 या 45A। तो राइट आंसर है सेक्शन 44, सॉरी राइट आंसर है सेक्शन 45A। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी उपधारणा परिक्राम लिखित अधिनियम की धारा 118 में दी गई है? ए प्रतिफल की, बी दिनांक की, सी स्वीकार करने के समय की, या डी उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 बात करती है न्यायालय शब्द आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? यहां से आपका आईपीसी शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 19, 20, 30 या 25। ए बी सी डी। ए 19, बी 20, सी 30 या डी 25। राइट आंसर है ऑप्शन बी 20। इसके बाद हम आते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 बात करती है निम्न में से कौन सा वाद द्विविवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आर वर्सेस टॉल्सन, ऑप्शन बी आर वर्सेस वीट, ऑप्शन सी आर वर्सेस डॉलमैन, ऑप्शन डी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस प्रेमी। तो 28 का राइट आंसर है डी स्टेट वर्सेस यूपी वर्सेस प्रेमी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बात करती है अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार शब्दों को आईपीसी के किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए 171, ऑप्शन बी 171A, ऑप्शन सी 171B या ऑप्शन डी 171C। तो राइट आंसर है 171A। इसके बाद हम आएंगे
सेक्शन 30 बात करती है मां के गर्भ में स्थित शिशु को मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है, यह दिया गया है। कहां बताया गया है? ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण 1, ऑप्शन ए है धारा 299 के स्पष्टीकरण 1 में, ऑप्शन बी धारा 299 के स्पष्टीकरण 2 में, ऑप्शन सी धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में, या फिर ऑप्शन डी धारा 300 के स्पष्टीकरण 5 में। तो इसका राइट आंसर सी होगा, धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 31 की बात करेंगे। 31 कहती है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजद्रोह में ए, ऑप्शन ए परिणाम अनावश्यक है, ऑप्शन बी परिणाम आवश्यक है, ऑप्शन सी परिणाम समनकारक होता है, या ऑप्शन डी परिणाम आवश्यक होता है अगर इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इस राजद्रोह वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है परिणाम अनावश्यक होता है, क्योंकि राजद्रोह करने में परिणाम आवश्यक हो ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आपने ऐसा निश्चय कर लिया है तो परिणाम इसमें मेन रोल नहीं निभाता है, परिणाम कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 32 में, बात करती है बलों आदि पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान अधिनियम के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का आधार है? क्वेश्चन नंबर 32 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 31, ऑप्शन बी आर्टिकल 30, ऑप्शन सी आर्टिकल 33, या ऑप्शन डी आर्टिकल 32(1). तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 33। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम अवधि के लिए वैध रहता है। तो वो कौन सी अवधि है जब तक के लिए राष्ट्रपति शासन 356 आर्टिकल के अनुसार वैलिड रहता है? ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 4 मंथ, या ऑप्शन डी 6 मंथ। ऑप्शन डी 6 मंथ। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 34 पे। सेक्शन 34 बात करती है राष्ट्रीय ध्वज फहराना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के दायरे में आने वाली अभिव्यक्ति का प्रतीक है। ऐसा किस मामले में कहा गया है? ऑप्शन ए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म AIR 2002 SC 2112, बी PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003 SC 2363, या सी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल 2004 2 SCC 510, या डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है सी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज नवीन जिंदल। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का केस जो है नवीन जिंदल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 35 की बात करेंगे। 35 कहता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का ऐतिहासिक निर्णय किस वर्ष में दिया गया था? तो ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1966, या ऑप्शन डी 1971। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1965 में गोलकनाथ का केस आया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। हालांकि इस देश के लोग कई मामलों में भिन्न थे, फिर भी वे अपने आप को एक साझा विरासत के भागीदार मानते हुए गर्व महसूस करते थे, और यह विरासत सशक्त रूप से संस्कृत की विरासत है। ऐसा किस मामले में कहा गया था? तो ऑप्शन ए संतोष वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ HRD 1994 6 SCC 579, ऑप्शन बी बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 SC 1918, सी कमिश्नर हिंदू रिलीजन्स एडोमेंट वर्सेज लखमिंदर 1954, या नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर है ए संतोष वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ HDR 1994 6 SCC 579। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 37। यहाँ से CRPC स्टार्ट होती है। बात करती है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है? सेक्शन ऑप्शन ए सेक्शन 81, बी सेक्शन 82(1), सी सेक्शन 82(3), डी सेक्शन 82 सब क्लॉज 4। तो ऑप्शन डी 82 सब क्लॉज 4। इसके बाद हम चलेंगे सेक्शन 38 पे। सेक्शन 38 बात करती है निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो सही मिलान करने के लिए
संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, तो ये मिलेगा आपको धारा 109 में। इसके बाद हम आते हैं आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, तो आभ्यासिक अपराध हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में बताया गया है धारा 110 में। इसके बाद हम आते हैं राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत, तो ये बताया गया है धारा 108 में। और दो शुद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति जो है वो बताया गया है आपके 106 में। तो 106 से लेकर 110 का जो प्रोविजन है सीआरपीसी में चैप्टर 8 में जो प्रोविजन बताए गए हैं 110 से 106 से तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले में 3 इयर्स और लास्ट में 3 इयर्स का बॉन्ड भरवाया जाता है। किसके द्वारा? तो ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 107 जब देखेंगे तो वहां पे 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है। किसके द्वारा? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद फिर यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। और 109 में भी 1 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरवाएगा। और फिर 110 में 3 साल तक का बॉन्ड भी जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा भरवाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर इंपॉर्टेंट था, आपको क्वेश्चन में मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए का 3, बी का 1, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का डी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हुआ इसमें। और ये सेगमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ये सेगमेंट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है, आप इनके मार्जिनल हेड को भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर 106 का बॉन्ड भरवाया जाता है तो वो 3 साल के लिए भरवाया जाएगा। भरवाएगा कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास सेशन जज, एसजे, कोर्ट ऑफ सेशन भरवाएगा, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और दूसरा जो है 107 का बॉन्ड 1 साल के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरवाएगा। तीसरा 108 में 1 वर्ष के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरवाता है। और 109 में भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 1 साल के लिए भरवाएगा। और 110 में 3 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही भरवाएगा। तो ये सेगमेंट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बात करता है 39 क्वेश्चन जो है वो बात करती है धारा 126 दंड प्रक्रिया संहिता किसको प्रावधानित करता है? ए फोरम, बी फोरम एवं साक्ष्य, सी फोरम एवं खर्चा, या डी फोरम साक्ष्य एवं खर्चा। तो इसका राइट आंसर होगा डी फोरम साक्ष्य एवं खर्चा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन 40 पे। क्वेश्चन 40 बात करती है न्यूसेंस हटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सतत आदेश इनमें से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी उपखंड मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 बात करती है धारा 1-2 के अनुसार सीआरपीसी का कौन कौन सा अध्याय नागालैंड में लागू होगा? ऑप्शन ए ओनली चैप्टर 9, ऑप्शन बी चैप्टर 8 and 7, ऑप्शन सी चैप्टर 8, 9 and 10, ऑप्शन डी चैप्टर 8, 9
चैप्टर 8, 10 एंड 11। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, चैप्टर 8, 10 एंड 11। इसके बाद आते हैं 42। सेक्शन 42 बात करती है निम्न में से कौन सही से मिलान किया हुआ है। तो इसको जब हम देखेंगे तो बात करता है जांच और विचारण का मामूली स्थान। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जांच और विचारण का जो मामूली स्थान है वो बताया गया है सेक्शन 178 में। जांच और विचारण का मामूली स्थान जो है वो बताया गया है सेक्शन 178 में। और बी ऑप्शन कहता है अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है। तो ये भी गलत है, क्योंकि अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकला है। ये सेक्शन 179 की बात कर रहा है, जहां पे बताया गया है कि अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या परिणाम निकला। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन सी, यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, सेक्शन 183, दैट इज राइट आंसर सी। इसके बाद ऑप्शन डी बात करता है पत्रों आदि द्वारा किया गया अपराध। तो पत्रों आदि द्वारा किया गया अपराध जो है वो 182 सीआरपीसी में बताया गया है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सी है, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 42 की, सॉरी सेक्शन 43 की। सेक्शन 43 कहता है एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफर के परीक्षण तथा नेगेटिव को साबित होने के द्वारा साबित किया जा सकता है, यह किस केस में निर्णित किया गया था। यहां से आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 स्टार्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज भारत 1991 क्रिमिनल LJ 978, बी पुरुषोत्तम वर्सेज S पेरुमल AIR 1972 SC 608, सी SR वाडेकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1993 बॉम वर्सेज 64, एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑफसेट ऑफ गुजरात वर्सेज भारत 1991। आते हैं सेक्शन 44 पे, बात करती है साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 प्रावधानित करती है संविदाओं को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुदानों को, ऑप्शन सी संविदाओं एवं अनुदानों को, और ऑप्शन डी संविदाओं अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्यवनों के निबंधनों को। तो इसका राइट आंसर है डी संविदाओं अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्यवनों के निबंधनों को। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 बात करती है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, बी कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं है, ऑप्शन सी कि न्यायिक और पदी कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं, ऑप्शन डी कि विशिष्ट मामलों में कारोबार के सामान्य अनुगम का अनुसरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 बात करती है निम्नलिखित में से किन कारणों के कारण कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु सक्षम नहीं हो पाता। ऑप्शन ए अत्यधिक बुढ़ापा, ऑप्शन बी कम आयु और अत्यधिक बुढ़ापा, ऑप्शन सी मानसिक अथवा शारीरिक बीमारी, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी भी कारण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी भी कारण से। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 बात करती है निम्न में से किस वाद में यह कहा गया है कि संस्वीकृति ऐसी हो जिसमें अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया हो या अपराध से संबंध रखने वाले लगभग सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया हो। ऑप्शन ए अग्नु नगेशिया वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1966, बी साहू वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1966, सी पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1952, या डी पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर 1939। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर 1939। इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 48 पे। 48 बात करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस अध्याय में मौखिक साक्ष्य के बारे में प्रावधान बताया गया है। तो चैप्टर 3, ऑप्शन ए कहता है चैप्टर 3, ऑप्शन बी चैप्टर 4, ऑप्शन सी चैप्टर 5, या ऑप्शन डी चैप्टर 6। राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी चैप्टर 4। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। 49 बात करती है न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन संदेह फीस की संगणना की जाएगी। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए धन के वादों में दावाकृत रकम के अनुसार, बी विभाजन हेतु वादों में वाद के संपत्ति में हिस्से के पूरे मूल्य पर, सी भरण पोषण के वादों में वाद के विषय वस्तु के मूल्य के आधे मूल्य के अनुसार, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बात करता है धन के वादों में दावाकृत रकम के अनुसार। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 बात करती है अंतःकालीन लाभ के स्थावर संपत्ति और अंतःकालीन लाभ के लेखा के लिए वादों में यदि डिकृत लाभ रकम दावाकृत लाभ से या उस रकम से जिस पर वादी ने इप्सित अनुतोष का मूल्यांकन किया है अधिक है तो क्या होगा। देखते हैं। ऑप्शन ए बात करता है डिक्री का निष्पादन किया जाएगा। ऑप्शन बी कहता है न्यायालय के विवेक पर है कि निष्पादन करे या न करे। ऑप्शन सी कहता है निष्पादन न्यायालय मूल्यांकन का परीक्षण नहीं कर सकता, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 बात करता है जहां तक चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 बात करता है जहां अंतःकालीन लाभ की रकम का अभिनिश्चय डिक्री निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां यदि इस प्रकार अभिनिश्चित लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है तो नंबर 1 डिक्री का निष्पादन रोक दिया जाएगा। नंबर 2 डिक्री का निष्पादन तभी तक किया जाएगा जबकि वह अंतर संदत्त नहीं कर दिया जो वस्तुतः संदत्त फीस और उस फीस में है जो अभिनिर्धारित संपूर्ण लाभ का समावेश वाद में होने पर संदेह होती। नंबर 3 यदि अतिरिक्त फीस उस समय के अंदर जो न्यायालय नियत करेगा संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा। उपयुक्त कथनों में सत्य है, यानी कि इन कथनों में सत्य क्या है उसके बारे में बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन ए है उपयुक्त 1, 2 एवं 3 सभी। बी ऑप्शन उपयुक्त फर्स्ट एंड थर्ड। सी नंबर उपयुक्त सेकंड एंड थर्ड। और डी नंबर केवल और केवल सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी। इसके बाद हम चलेंगे 52 पे। 52 बात करती है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन। 52 में आपको सत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए शुद्ध लाभों और बाजार मूल्य का प्राक्कलन तौर पर किया गया है तो न्यायालय जितनी रकम अपर्याप्त है उतनी दिए जाने की अपेक्षा करेगा और नियत समय के अंदर संदत्त न किए जाने पर वाद को खारिज कर देगा। ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी कहता है किसी वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर मूल्यांकन संबंधी प्रश्न का अवधारण उस न्यायालय द्वारा किया जाता है जहां वाद लंबित है और उसका अविनिश्चय अंतिम होगा। ऑप्शन सी जिस न्यायालय में वाद पत्र या अपील फाइल है और उस न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन अपर्याप्त है तो निर्देश अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अतिरिक्त फीस संदत्त करने की अपेक्षा करेगा और नियत समय के भीतर संदेह न किए जाने पर खारिज कर देगा। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। बात करती है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। सत्य कथन बताना, इसमें भी वही सत्य कथन बताना है। ए यदि पुनर्विलोकन का आवेदन नए साक्ष्य के कारण उपांतरित या उलटना भागतः या पूर्णतः होता है वहां न्यायालय आवेदन को संदत्त फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा। बी जहां न्यायालय पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करने पर अपने पूर्ण विनिश्चय को विधि या तथ्य की भूल के आधार पर उलट देता है वहां उतनी फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितनी रकम उस रकम से अधिक है जब अन्य आवेदन किया गया हो। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो बी जो है वो सही बात कर रही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 बात करती है परिसीमन अधिनियम का कौन सा प्रावधान निर्दिष्ट करता है कि जहां की किसी लेनदार की संपदा का प्रशासन पत्र उसके ऋणी को अनुदत्त कर दिया गया हो वहां ऐसे ऋण को वसूल करने के वाद की परिसीमा का चलते रहना तब तक निलंबित रहेगा
ये कहाँ बताया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 7, बी सेक्शन 9, सी सेक्शन 10 या डी सेक्शन 11। तो राइट आंसर होगा सेक्शन ऑप्शन बी सेक्शन 9। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करती है न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन निम्नलिखित को सही सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। कॉलम ए और बी। अनुसूची 1 मूल्यांकन का प्रारूप, अनुसूची 2 नियत फीसें, अनुसूची 3 मूल्यानुसार फीसें। तो ऑप्शन ए अनुसूची 1 नियत फीसें, ऑप्शन बी अनुसूची 2 मूल्यानुसार फीसें, ऑप्शन सी अनुसूची 3 मूल्यांकन का प्रारूप या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुसूची 3 मूल्यांकन का प्रारूप। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 56 की बात करेंगे। 56 कहता है जहां किसी बिल के प्रोबेट के लिए या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतक की संपत्ति का प्राक्कलन अधिक मूल्य के रूप में किया है और बहुत अधिक फीस संदत्त की है, वहां संपत्ति के सही मूल्य के अविनिश्चय के भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष वह प्रोबेट या प्रशासन पत्र पेश करता है। तो कितने दिन के अंदर वो पेश करेगा? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, सी 7 मंथ या डी ओनली 1 ईयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 मंथ। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करती है 57 नंबर का क्वेश्चन। जब एक बार म्याद यानी परिसीमा की बात चल रही है, म्याद की गणना शुरू हो जाती है तो वह बराबर चलती रहेगी। इस नियम के अपवाद हैं। नंबर 1 अपील या पुनर्विलोकन के लिए डिक्री या आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय। नंबर 2 ऋणी के प्रशासन पत्र। नंबर 3 अकिंचन के वाद में समय। नंबर 4 सद्भावना पूर्वक क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में कोई दूसरी सिविल कार्यवाही कर रहा हो तो। नंबर 5 जब वाद दायर किए जाने को रोकने के लिए कोई व्यादेश प्राप्त कर लिया गया हो। उपयुक्त कथनों में सत्य कथन है। ऑप्शन ए। इन उपयुक्त कथनों में सत्य कथन कौन कौन से हैं इसमें बताने हैं। ऑप्शन ए उपयुक्त फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ सभी। बी उपयुक्त में से केवल फर्स्ट एवं थर्ड। सी उपयुक्त में से केवल सेकेंड एवं थर्ड और डी उपयुक्त में से केवल थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी, क्योंकि ये सारी बातें जो है सही के रूप में की गई हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बात करता है 58। उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण वाद लैंड एक्विजिशन ऑफिसर अनंतनाग बनाम कातिजी संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, बी परिसीमा अधिनियम की धारा 5, सी परिसीमा अधिनियम की धारा 7 या डी परिसीमा अधिनियम की धारा 9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 जो है इस केस के बारे में डिस्कस करती है। इसके बाद हम आते हैं धारा क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। 59 कहता है उच्चतम न्यायालय का महत्वपूर्ण वाद एन बालकृष्णन बनाम एम कृष्णामूर्ति 1998 7 SCC 123 संबंधित है। ऑप्शन ए देरी का समय कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पष्टीकरण की स्वीकार्यता ही एकमात्र मानदंड है। बी देरी की माफी अदालत के विवेक का मामला है। सी परिसीमा के कानून के दायरे को चौड़ा करने से या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 बात करती है किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि केवल भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 ही संपूर्ण देश के लिए मर्यादा संबंधित सामान्य विधि है। मर्यादा की अवधि निर्धारित करने वाले अन्य सभी कानून या तो विशेष विधियां या फिर स्थानीय, यदि वे विशिष्ट मामलों के लिए समयावधि निर्धारित करती हैं तो उन्हें विशेष विधियां कहा जाएगा। ये किस केस में बताया गया है? ऑप्शन ए लता कामथ वर्सेज विलास, ऑप्शन बी जस्टिनियो वर्सेज एंटिनियो, सी सिंडिकेट बैंक वर्सेज प्रभा डी नायक या डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा बी जस्टिनियो वर्सेज एंटिनियो। इसके बाद हम आएंगे
क्वेश्चन नंबर 61 बात करती है सरकारी संपत्ति के विरुद्ध चीर भोग द्वारा सुखाधिकार अर्जित करने के लिए विहित की गई है। ऑप्शन ए अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स, बी a period of 60 years, C a period of 20 years या D a period of 25 years। ऑप्शन ए राइट आंसर a period of 30 years। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे बात करेंगे आज्ञप्ति या आदेश की तारीख से न्यायालय के निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए। किसको किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, सी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड डी नॉन ऑफ द एबव। ऑप्शन बी हाई कोर्ट को किया जाना चाहिए। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। 63 कहता है ए पर बी का रुपए 1 लाख बकाया है, यानी बी का 1 लाख रुपया ए लगता है, तो बी इस राशि को ए से वसूल करने का हकदार है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व में अधिकार, बी राइट इन नेम, सी संवैधानिक अधिकार या डी कोई अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है व्यक्तित्व में अधिकार। इसके बाद हम आएंगे 64 की बात करेंगे। 64 कहता है ए ने 50,000 रुपए में एक घर खरीदा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार खरीद के बाद ए को उपलब्ध है? ऑप्शन ए उसे विक्रेता के खिलाफ घर पर एक शांत कब्जा रखने और उसमें आनंद लेने का अधिकार है, बी उसे पूरी दुनिया के खिलाफ घर पर एक शांत कब्जा रखने और उसमें आनंद लेने का अधिकार है, सी घर पर उसका नैतिक अधिकार होता है या डी उसे घर में रहने का अधिकार है लेकिन वह बेच नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उसे दुनिया के खिलाफ घर पर एक शांत कब्जा रखने और उसमें आनंद लेने का अधिकार है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 65 बात करती है ए और बी एक दूसरे से शादी करने के लिए एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं। विवाह के लिए नियत समय के पहले ए पागल हो जाता है। ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अनुबंध है, वो बन जाता है ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी गैर कानूनी, सी वैलिड या डी शून्य करने योग्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए यानी कि वॉइड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की बात करेंगे। 66 नंबर का क्वेश्चन कहता है जहां कानून द्वारा लिखित और पंजीकृत संविदा के लिए एक विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता होती है, उसे लिखित पंजीकरण और सत्यापन के रूप में आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करना होगा, अन्यथा ऐसा अनुबंध ऑप्शन ए शून्य अनुबंध हो जाएगा, बी अवैध समझौता होगा, सी वैध अनुबंध होगा या डी अप्रवर्तनीय अनुबंध होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अप्रवर्तनीय अनुबंध होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। 67 बात करती है एक अनुबंध जिसमें एक अनुबंध की शर्तों के तहत एक या दोनों पक्षों को भविष्य में अपने दायित्वों को पूरा करना है के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए निष्पादित अनुबंध, बी कार्यकारी अनुबंध, सी एक तरफा अनुबंध या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कार्यकारी अनुबंध यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद हम आते हैं 68 की बात करेंगे। 68 कहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए सभी सरकारी अनुबंधों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत किया जाना व्यक्त किया जाएगा। इसका ऑप्शन ए है भारत के संविधान का अनुच्छेद 297, बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299 या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 299। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 का। यदि समझौता में कानूनी और अवैध हिस्से शामिल हैं और कानूनी हिस्सा अवैध हिस्से से अलग किया जा सकता है तो कानूनी हिस्सा है ऑप्शन ए कोई भी नहीं, बी अमान्यकरणी, सी शून्य या डी वैध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वैध। इसके बाद हम चलेंगे 70 नंबर के क्वेश्चन पे। बात करती है क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से किस मामले में जे केकेविच ने कहा था कि आप किसी व्यक्ति और उसके उत्तराधिकारियों के लिए एक संपत्ति को तब तक सीमित नहीं कर सकते जब तक कि वह किसी अजनबी को जमीन नहीं दे देता, क्योंकि यह शुल्क में एक संपत्ति का सार है जो वह मुफ्त प्रदान करता है, अलगाव की शक्ति, और यह लंबे समय से तय किया गया है कि व्यक्तित्व के उपहारों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है।
किस केस में कहा गया था? ऑप्शन ए मेटकाफ वर्सेस मेटकाफ, ऑप्शन बी डियो वर्सेस बेवन, सी तमाया वर्सेस टिम्पा, या डी हिप्पोलाइट वर्सेस स्टुअर्ट। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मेटकाफ वर्सेस मेटकाफ के केस में ये सारी चीजें बताई गई थी। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। मोहम्मद सेठ खान बनाम सेठ स्वामी दयाल में प्रीवी काउंसिल ने तय किया कि क्या तय किया? ऑप्शन ए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 98 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 के अधीन है। ऑप्शन बी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 98 के अधीन है। सी व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों के आधार पर या तो ए या बी एंड डी, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 98 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 के अधीन है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 37 संपत्ति द्वारा विभाजन को संदर्भित करती है। इस प्रकाश में संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम 1882 से पहले जब संस्करण में शेयरों की बिक्री से एक हस्तांतरण को अलग कर दिया गया था, तब भी किराएदार संयुक्त रूप से सभी शेयरों के किराए का भुगतान करने के लिए बाध्य था। ऑप्शन ए जब तक सभी पक्षों द्वारा एक विभाजन पर सहमति नहीं दी गई थी, बी कोई भी पक्ष सभी पक्षों द्वारा सहमत होता है, सी कोई भी दो पक्ष सहमत है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जब तक सभी पक्षों द्वारा एक विभाजन पर सहमति नहीं दी गई थी। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 73 बात करता है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 क्या बात करती है? ऑप्शन ए नीलामी बिक्री में बेची गई संपत्ति पर लागू होती है, बी नीलामी बिक्री में बेची गई संपत्ति पर लागू नहीं होती है, सी संदिग्ध अधिकारों के समझौते पर लागू होती है, या डी संदिग्ध अधिकारों के समझौते पर लागू नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीलामी की बिक्री में बेची गई संपत्ति पर लागू नहीं होती है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 बात करती है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत निम्नलिखित में से किस मामले में शाश्वतता के खिलाफ नियम लागू नहीं है? ऑप्शन ए यदि संपत्ति को वंशानुगत मृतक के लाभ के लिए स्थानांतरित किया जाता है, बी यदि संपत्ति वाइनरी के निर्माण के उद्देश्य से ट्रांसफर की जाती है, सी यदि सती को बढ़ावा देने वाला मंदिर बनाने के उद्देश्य से संपत्ति ट्रांसफर की जाती है, या डी यदि कामिक पुस्तकों के लिए पुस्तकालय बनाने के लिए संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी, जो कि बात करता है यदि कामिक पुस्तकों के लिए पुस्तकालय बनाने के लिए संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे। बी कुछ संपत्ति को सी को इस शर्त के साथ ट्रांसफर करता है कि यदि ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है तो संपत्ति एक हो जाएगी। ए बी के जीवन काल के दौरान शादी करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? ऑप्शन ए सी का ट्रांसफर शून्य है और यदि संपत्ति वापस बी को आ जाती है, बी स्थानांतरण और शर्त मान्य है और संपत्ति ए को हस्तांतरित हो जाएगी, सी स्थानांतरण मान्य है लेकिन शर्त अमान्य है, संपत्ति सी के पास रहती है, या डी स्थानांतरण सी के विकल्प पर शून्य करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी स्थानांतरण और शर्त मान्य है और संपत्ति ए को ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद हम आएंगे 76 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के अनुसार सुखाचार ऑप्शन ए स्थानांतरित किया जा सकता है, बी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, सी प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, डी प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी प्रमुख विरासत से अलग स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है उद्यान कृषि, बी वाणिज्यिक वृक्षारोपण फलोद्यान लगाना तथा उनका संरक्षण, सी चारे चराई या छप्पर छाने की घास के लिए भूमि का
आरक्षित किया जाना, या डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का। इसके बाद हम आएंगे 78 नंबर का क्वेश्चन, बात करता है निम्न में से किस धारा में छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 6 सन 2022 द्वारा दिनांक 4 मई 2022 में प्रतिस्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए धारा प, मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था सीजीपीएससी के द्वारा, तो यहाँ पे 2 सेक्शन 2U 2V 2W 2X ऐसा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, जैसा है एज इट इज देखते हैं। धारा प, ऑप्शन बी धारा फ, सी धारा ब, या डी धारा भ। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 2U में जो है बताया गया है इसके अमेंडमेंट के बारे में। इसके बाद हम आते हैं धारा 79 बात करती है राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता उल्लिखित है, कहां बताई गई है? तो ऑप्शन ए सेक्शन 51, बी 52, सी 53, या डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 53। इसके बाद हम आएंगे 79 के बाद 80 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 बात करती है समस्त राजस्व अधिकारी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत अधीनस्थ होंगे। किसके अधीनस्थ होंगे? ऑप्शन ए आयुक्त के, बी राज्य सरकार, सी अपर तहसीलदार, या डी नायब तहसीलदार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सरकार के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, बात करती है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 22 संबंधित है। ऑप्शन ए भू अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति से, बी राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता से, सी उपखंड अधिकारी से, या डी अन्य प्राधिकारी से। तो इसका जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपखंड अधिकारी से। इसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन कहता है भू राजस्व संहिता में किसी अभिव्यक्त उपबंध के न होने की दशा में सीपीसी में अभिकथित की गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। ऑप्शन ए सेक्शन 44, बी 43, सी 42, या डी सेक्शन 41। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 43। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। अपीलों में परिसीमा के अंतर्गत भू राजस्व संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी। कब नहीं होगी? ऑप्शन ए ऐसी तारीख से 60 दिन के समाप्त हो जाने के पश्चात आयुक्त को, बी ऐसी तारीख से 90 दिन का अवसान हो जाने के पश्चात राजस्व मंडल को, या सी ए व बी दोनों सही हैं, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद 84 बात करती है जिला सर्वेक्षण अधिकारी के द्वारा की गई भू राजस्व निर्धारण की अवधि सामान्यतः होगी। ऑप्शन ए 15 ईयर्स, बी 20 ईयर्स, सी 25 ईयर्स, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसके बाद हम चलेंगे 85 में। 85 बात करती है एसआरए 1963 के अंतर्गत व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता है। किसे? ऑप्शन ए किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को, बी किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या अभियोजित करने के अवरुद्ध करने को, सी ए व बी दोनों सही हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो वो है ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 बात करती है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है, बी घोषणात्मक डिक्रियां, सी ए व बी दोनों सही हैं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है यह बताया गया है एसआरए की धारा 36 में। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा की किस धारा के अंतर्गत उल्लिखित है कि लिखितों के रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा। ऑप्शन ए सेक्शन 31, बी सेक्शन 30, सी सेक्शन 29, या डी सेक्शन 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 31। इसके बाद हम आएंगे 88 की बात करेंगे संविधाओं का विखंडन कब न्याय निर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा। तो इसका ऑप्शन ए है जहां की संविदा शून्यकरणी या पर्यवसेय हो, बी विधि विरुद्ध हो, सी प्रतिवादी का दोषवादी से अधिक हो, या डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इसके बाद हम आएंगे 89 नंबर के क्वेश्चन पे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का अध्याय 3 है
क्या है? ऑप्शन ए संविदाओं का विखंडन से संबंधित, बी लिखितों की परिशुद्धि से संबंधित, सी ए व बी दोनों सही हैं, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिखितों की परिशुद्धि से चैप्टर 3 एसआरए की संबंधित है। इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन 90 बात करता है विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम के अंतर्गत अवसंरचना परियोजना से संबंधित संविदा के लिए विशेष उपबंध संबंधित है। ऑप्शन ए सेक्शन 21, बी सेक्शन 20 बी, सी सेक्शन 20 ए, या डी सेक्शन 20 सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 20 ए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की, कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा? तो कौन करेगा? ऑप्शन ए उसमें से किसी भी पक्षकार द्वारा, बी उसमें से किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, सी सकब्जा उत्तरभोगी द्वारा, या डी उपरोक्त सभी। तो जब आप डिटेल में देखेंगे तो आपको मिलेगा उपरोक्त सभी, डी जो है वो राइट आंसर है। और इसमें कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, आप डायरेक्ट के माध्यम से उसका अध्ययन बिल्कुल जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद 92 बात करता है हक न रखने वाले, अपूर्ण हक रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार संबंधित हैं। तो किस धारा के अंतर्गत संबंधित हैं? ऑप्शन ए सेक्शन 12, बी 13, सी 14, डी नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 13। इसके बाद हम आते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पे, राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संविधान के ... के अनुसार एक अधिकरण गठित करेगा जो छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 323 बी, बी आर्टिकल 323, सी आर्टिकल 32 ए, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 323 बी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद चलेंगे 94 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, भाड़ा नियंत्रण अधीनस्थ होगा, किसके अधीनस्थ होगा? एक जो रेंट कंट्रोलर होगा वो किसके अधीनस्थ होगा? तो ऑप्शन ए न्यायाधीश के, बी भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के, सी उप जिलाधीश के, या डी आयुक्त के। तो राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के। इसके बाद हम आएंगे 95 नंबर का क्वेश्चन बात करता है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रक की शक्तियां एवं कृत्य संबंधित हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 8 से, बी सेक्शन 9 से, सी सेक्शन 10 से, या डी सेक्शन 11 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 9 से। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। 96 कहता है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक किराएदार को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए शेड्यूल 2 में, ऑप्शन बी शेड्यूल 3 में, ऑप्शन सी शेड्यूल 1 में, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेड्यूल 1 में। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए जब आप शेड्यूल पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ आरसीए रेंट कंट्रोल एक्ट का शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें केवल और केवल 4 शेड्यूल बताए गए हैं, 2 किराएदार से संबंधित हैं और 2 मकान मालिक से। तो 2 में कर्तव्य बताए गए हैं, मकान मालिक के किराएदार के कर्तव्य, मकान मालिक के कर्तव्य, और किराएदार का दायित्व और मकान मालिक का दायित्व। तो इसको आप एक बार शेड्यूल देख के पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 97 बात करती है किस आधार पर किराएदार को बेदखल करवाने हेतु भाड़ा नियंत्रक से प्रार्थना करने का अधिकार होगा। ऑप्शन ए यदि किराएदार सामाजिक उपताप बन जाता है, बी यदि किराएदार भाड़ा तथा अन्य देयकों का भुगतान करने में अद्यतन व्यतिक्रमी है, सी ए व बी दोनों सही हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही हैं। यानी कि जब वो पब्लिक न्यूसेंस बन जाता है किराएदार, या फिर जो है हैबिचुअल अफेंडर यानी कि आदतन व्यतिक्रमी, उसका व्यतिक्रम करने का आदत ही पड़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में बेदखल करवाने हेतु भाड़ा नियंत्रक को प्रार्थना करने का अधिकार होगा। यानी मकान मालिक भाड़ा नियंत्रक से प्रार्थना कर सकता है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 98 बात करती है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम की अनुसूची 3 संबंधित है। जैसा कि मैंने शेड्यूल में बोला आपको कि 4 शेड्यूल है, चारों शेड्यूल को आप देख लीजिएगा जिससे कि आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। तो अगर आपने चारों शेड्यूल देख लिया तो शायद आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बात करता है भवन स्वामी की बाध्यता से, ऑप्शन बी बात करता है किराएदार की बाध्यता से, ऑप्शन सी बात करता है किराएदार को प्राप्त अधिकार से, या डी
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भवन स्वामी की बाध्यता से। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 बात करती है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रक अधिनियम के अंतर्गत कुल अनुसूचियां हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन में लगातार बताता आ रहा हूं कि केवल और केवल 4 शेड्यूल बताए गए हैं CGRCA में। तो ऑप्शन ए है 6, B5, C3 और डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में जो है टोटल 4 शेड्यूल के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं और डेली वेजेस क्लासेस में आपको हमारे चैनल पर ही रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन बात करता है 100 नंबर का क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2ख संबंधित है। ऑप्शन ए स्थान से, बी भूमि स्वामी से, सी पट्टा से या डी कुटुंब के सदस्य से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, भूमि स्वामी से। इसके साथ ही आपका ये 100 नंबर यानी 2022 का छत्तीसगढ़ PSC द्वारा कंडक्ट करवाया हुआ पेपर हमने सॉल्व किया आपके सामने, और बिल्कुल आप लोग इसे जिस भी माध्यम से जैसे भी हो सके इसको बार बार देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान। तो अभ्यास करते करते सारी चीजें वो कंठस्थ हो जाती हैं, और रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। बार बार यदि आप किन्हीं चीजों का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल एक दिन वो सारी चीजें आपके अवचेतन मन में जाके स्थापित हो जाएंगी, और अवचेतन मन में गया हुआ जो भी ज्ञान होता है वो कभी भी आपके जीवित रहते आपके दिमाग से बाहर नहीं जा सकता है। तो अभी आज के इस सेगमेंट में हमने देखा छत्तीसगढ़ 2022 प्रीवियस ईयर के बारे में। ऐसे ही आने वाले अलग अलग सेगमेंट में हम छत्तीसगढ़ या और भी अन्य स्टेट से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सिविल जज से संबंधित, उनके पेपर्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। आपको इसको देखने के बाद एक लेवल पता चला होगा कि छत्तीसगढ़ में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके पास आप बिल्कुल मानिए कि आपके पास सुनहरा मौका है इस टाइम छत्तीसगढ़ जुडिशरी में प्रवेश करने का। तो बिल्कुल अपने टाइम को सीमित रखते हुए, इधर उधर बर्बाद ना करते हुए बिल्कुल अपने स्टडी पर फुल फोकस करिए, जिससे आपको जुडिशरी में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में प्रवेश के लिए बिल्कुल स्थान मिले। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी न्यायिक स्तर के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों के साथ हैं। तो इसी के साथ ही आज हम अपने इस सेगमेंट को विराम देंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में किसी और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।